इस वीडियो में आप लोगों के बीच लेकर आ चुके हैं मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ देने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस का लेकर आए हैं, तो आप लोग के लिए ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है। अगर आप लोग एग्जाम में मैच नहीं करेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को बता दें कि 100% ये क्वेश्चन क्या है, ये ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं और आप लोग को इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर करवा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग का सब्जेक्टिव का करवाने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव का भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोग को सभी वीडियो आप लोग को मिल सके। आप लोग को सभी वीडियो आप लोग को इस चैनल पे अपलोड हो गया तो आप लोग सभी वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि सभी वीडियो आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पे ही बनाया गया। ठीक है, आप लोग को वही है, आप लोग एग्जाम में 100% आप लोग को वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप लोग सभी को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वही पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो में हम सोशल साइंस का करने वाले हैं सब्जेक्टिव का सोल्यूशन, और जिसका विषय कोड 111 और सेट सभी का ए ही रहने वाला है। ठीक है, आप लोग का सेंटअप एग्जाम में सेट सभी का सेम रहेगा, विषय कोड 111 होता ही है सोशल साइंस का। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव का। तो आप लोग को सेम टू सेम आपको हूबहू वही एग्जाम में छाप कराना है। ठीक है, तो आप लोग हम आंसर सहित आप लोगों को लेकर आए हैं सब्जेक्टिव का, तो आप लोग इस सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का यही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, पहला जो सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में आप लोग का क्या रहेगा, 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आप लोग को 3 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ही बनाना है। तो देखिए, हिस्ट्री का पहला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग के बीच रहेगा स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, ये क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। मजदूरों में छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने के बांध थे, आगे चलकर उत्पादन की उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए। ठीक है, चूंकि पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना इस संगठन को बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। ठीक है, यही था स्लम पद्धति की शुरुआत। ऐसा ही स्लम पद्धति का शुरुआत हुआ। आप लोग इतना लिख के आता तो आप लोग को 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को देखने को मिलेगा एसएसटी का पेपर में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव को लिखें। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव क्या है उसको लिखना। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया आंसर, आप लोग इसको सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तो वीडियो आपको जितना हम बताएंगे पढ़ के तो आप लोगों के बीच वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। आप लोगों के बीच सभी काम आंसर देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग को सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ, बस एग्जाम में जाना और छाप कर चले आना है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब इस बार सेंटर में पूछा गया। तो आप लोग सभी को अच्छी तरह से जरूर पढ़ लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो औद्योगिकरण के कारण कारखानों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। वो अपना घर गांव छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे। वे शोषण, गरीबों और भुखमरी के शिकार बन रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इसका नकारात्मक प्रभाव, औद्योगिकरण ने बाल श्रम की प्रथा को भी बढ़ावा दिया। उद्योगपति इन्हें कम मजदूरी ही बहाल कर उन्हें कारखानों में काम लेते थे। बच्चों अभिभावक भी अतिरिक्त आमदनी को लोभ में कारखाना भेजने लगे। यही क्या था, औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव था। ठीक है, ये आप लोग का 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग क्या होता है, तो समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीज़ों में उपलब्ध नहीं होती। घने वर्ग इस वर्ग को उपेक्षित नजरों से देखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग। आप लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, जेनेवा समझौता क्या है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोग को 3 ही बनाना है, लेकिन हम आप लोगों के बीच 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग को जो भी 3 अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। तो जेनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। तो क्या था, तो जेनेवा समझौता जो मई 1954 में हिंद चीन समस्या पर बात हुई बुलावे गए सम्मेलन में हुआ। इससे वियतनाम के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस और कंबोडिया में वैध राजनीति को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, यही था जेनेवा समझौता। तो ये भी आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोग जो भी 3 अच्छा लगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोग का हिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन है पूछा गया, जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, ये है जर्मनी में एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका क्या है। 4 नंबर में आप लोग को यहाँ पे आप लोग को देखा जाए तो 4 मार्क्स में आप लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन में आप लोग को 1 क्वेश्चन जवाब देना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप मैच करने के बाद ही आंसर लिखिएगा। जर्मनी में एकीकरण के बिस्मार्क की भूमिका क्या है, ये आप लोग का 4 मार्क्स में पूछा गया। तो आप लोग इसको फटाफट सभी विद्यार्थी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि जितना हम पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाए। आप लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग जरूर छाप के इसको आइएगा। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में जर्मनी में एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका क्या था। ठीक है, तो आप लोग इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, आप लोग को यहाँ से 4 मार्क्स श्योर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखते हैं। तो
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम चले राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र में देखिए आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आप लोग का 4 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। ठीक है, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा, इसमें से मात्र आप लोग का 2 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है। समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है, तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय को जिस सूची में शामिल किया गया है उसे समवर्ती सूची राष्ट्रीय धर्म कहा जाता है। ठीक है, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य की विधायिका दोनों का कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है, जैसे शिक्षा, जंगल, श्रमिक संगठन, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार इत्यादि। परंतु यदि एक ही विषय पर 2 कानून बना दे तो संसद द्वारा बने कानून को हम लोग मान्यता दी जाती है। ठीक है, यही होता है समवर्ती सूची का। ठीक है, यही समवर्ती सूची होता है, तो आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था। आप लोग इसको सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए डियर, क्योंकि आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो 1971-72 के ईस्वी के बाद भारत वर्षों के देश में सामाजिक आर्थिक दशा के कोई सुधार नहीं था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था में और लड़खड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर अप्रत्याशित वृद्धि के भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। 72-73 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफ़ी कमी आई। परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का खदान की कमी तथा कीमतों को हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश को आमंत्रित किया था। ठीक है, यहीं से छात्र आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिखेगा। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। संघीय शासन का जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, तो संघीय शासन के 2 विशेषता हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। पहला विशेषता है संघीय शासन 912 व्यवस्था में सरकार 2 स्तर में कार्य और अपने अपने कार्यों के लोगों को प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट देखिए क्या विशेषता है, इस शासन के अंतर्गत नागरिकों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, वह अपने प्रांत के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग का ये क्वेश्चन जो 13 नंबर आप लोग का 4 मार्क्स में पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग का 4 क्वेश्चन में से आप ओनली फॉर 2 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है, जो FDI के निवेशक के एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यही क्या है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का इकोनॉमिक्स में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना, तो अर्थव्यवस्था को आप लोग को परिभाषित करना है, तो अर्थव्यवस्था क्या होता है इसको परिभाषित करना। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए अर्थव्यवस्था की परिभाषित कैसे करें, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार 66 अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, ये आप लोग का अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया गया। ये आप लोग का 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, आर्थिक विकास क्या है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बता दें कि आप लोग का 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन से आप लोग को मात्र 1 क्वेश्चन बना कर आना। ठीक है, 2 में से मात्र आप लोग को 1 क्वेश्चन को बना कर आना, जिसमें से हम लिखे हैं आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर की व्याख्या करना। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि आप लोग का यही क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा तो आप लोग का यही रहेगा इकोनॉमिक्स में आर्थिक विकास क्या है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आप लोग फटाफट आप लोग एकदम सेम टू सेम आप लोग छाप दीजिएगा, आप लोग को एकदम 4 में 4 मिलेगा। ठीक है डियर, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे जियोग्राफी से। ठीक है, जियोग्राफी से आप लोग को बता दें इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से आप लोग को मात्र 3 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना, 2 मार्क्स का जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, खनिज क्या है। ठीक है, तो आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में ये दिखेगा खनिज क्या है। तो खनिज क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है जियोग्राफी में, तो आप लोग इसको खुद भी लिख सकते हैं। खनिज क्या है, तो खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोग है, जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशेषताएं निहित होती है।
ये निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणु संरचना वाले गुण से युक्त होते हैं। ये आप लोग इतना लिखते हैं तो आप लोग को 2 मार्क्स यहाँ से कोई नहीं काटने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक के नाम लिखिए। लौह अयस्क के जो प्रमुख उत्पादक राज्य है उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये भी आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लौह उत्पादक प्रमुख राज्य है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड इत्यादि। ये क्या है, ये लौह अयस्क उत्पादक के राज्य है, ठीक है। आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा डियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, नदी घाटी परियोजना, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आया होगा। नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय क्या है, तो नदी घाटी परियोजना वह है जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है। एक समन्वित नदी घाटी परियोजना का आयोजन इस प्रकार किया जाता है कि विकास के अनेक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य निम्न है। क्या क्या है नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य, आप लोग इस सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट, आप लोग इस सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है उसका नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य, तो देखिए पहला है बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए जल प्रदान करना। नेक्स्ट है भू अपरदन को रोकना, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन। ये सभी कारण क्या है, नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है ये सभी कारण को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी का आप लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को 2 रहने वाला है, जिसमें से आप लोग 1 बनाना है, ठीक है। 2 में से आप लोग को 1 ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग को क्वेश्चन नंबर आप लोग एग्जाम में देने जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का यही रहेगा, ठीक है। आप लोग को क्योंकि ओरिजिनल पेपर का, ठीक है, ओरिजिनल पेपर का हम आप लोग का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग का सेम टू सेम आप लोग का एग्जाम में यही वहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप लोग आके चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का हम भी दे रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी दे रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहेगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बता दें कि ये आप लोग का यूट्यूब का इकलौता चैनल है जिस पे आप लोग को यहाँ पे ओरिजिनल पेपर का, ठीक है, ओरिजिनल पेपर का आप लोग का सॉल्यूशन एग्जाम से पहले ही मिल जाता है। आप लोग का सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से पहले देते हैं और वायरल क्वेश्चन लाकर ओरिजिनल पेपर को लाकर, तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करना आप लोग का 4 मार्क्स में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। कृषि से ही देश को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके अलावा कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है। कृषि क्या है, एक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है। तो ये आप लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया जियोग्राफी में, क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग को लिख कर आना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का आपदा प्रबंधन से, ठीक है, आप लोग का आपदा प्रबंधन से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग का 2 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा एक मानव निर्मित आपदा में निम्न अंतर है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में घटित होने वाले वैसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। वो प्रकृति आपदा कहलाते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन। अब मानव निर्मित आपदा कैसे किसको कहते हैं, तो वैसी घटना जिसको उत्पत्ति में मानवीय कारकों का हाथ हो, जैसे किसी आदमी का हाथ हो उस घटना को लाने में, और जो प्राकृतिक द्वारा वो घटना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। जैसे कि देखिए रेल एवं सड़क दुर्घटना, आग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, ये सब क्या है, ये मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, ये आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का आपदा प्रबंधन का, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग है। बाढ़ आने, इसका आंसर हम आप लोग को बता रहे हैं, बाढ़ आने से पूर्व सरकार के द्वारा दी जाने वाले सूचनाओं का पालन करना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नौका चालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और खाद्य सामग्री की व्यवस्था बाढ़ पूर्व ही कर लेना चाहिए, जैसे सत्तू, चूड़ा, गुड़। विभिन्न रोगों से बचने हेतु दवा इत्यादि का प्रबंध होना चाहिए। मकानों को निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए। टॉर्च, पॉलिथीन और बांस को अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। आप लोग इतना आप लोग को दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग को लिख कर आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग लिखते हैं, आप लोग को बस इतना ही क्वेश्चन को आप लोग अगर आंसर देकर आते हैं तो आप लोग को बता दें कि सोशल साइंस के आप लोग सब्जेक्टिव में, ठीक है, आप लोग सब्जेक्टिव में 40 में 40 आप लोग को यहाँ से मिलने वाला, ठीक है। 40 में 40 आप लोग एकदम कंफर्म करवा दिए, तो आप लोग जितना बताएं आप लोग बस इतना को ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग इस चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग इस चैनल पर डाल दिया गया, तो आप लोग उस सभी वीडियो को जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है डियर, जय हिंद, जय भारत।